हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 7 नवंबर। और आज हम सभी 7 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर ही 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वो जो रिद्धिमान शाह हैं, इन्होंने भी किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो ये कर दी थी साथियों क्रिकेट से। मैया सेंडू का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। ये भी किस देश के राष्ट्रपति बनी है, तो मोल्डोवा देश की। निंगोल जो चक्कोवा उत्सव है, यह भी किस राज्य में मनाया गया है, तो मणिपुर के अंदर। अब्दुल रहीम राठौर का नाम पढ़ाया था। यह भी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, तो जम्मू कश्मीर के। वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्केट है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो लंदन के अंदर। माउंट लेबोटोबी जो लाकी लाकी ज्वालामुखी है, इसमें साथियों हाल ही में भी विस्फोट हुआ है, जिससे यहाँ पर क्या है कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये किस देश में स्थित है, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया के अंदर। विश्व का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है, ये कौन सा देश लॉन्च करने जा रहा है, तो जापान। भारत और वियतनाम के बीच में मैंने आपको द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास पढ़ाया था, जिसका नाम है बिनवेक्स, जो कि साथियों हर साल आयोजित किया जाता है बारी बारी से। और इस बार इसका जो आयोजन है हरियाणा के अंबाला के अंदर किया जाना है। भागलपुर जिले के अंदर जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है, अब इसका जो नया नाम है ये क्या कर दिया जाएगा, तो अजगैबीनाथ धाम रेलवे स्टेशन। और नागालैंड राज्य का जो 17वां जिला है, यह भी किसे घोषित कर दिया है, तो मैलूरी जिले को। अब आज के साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपके सामने पहला प्रश्न ना आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल है, इसने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए अभी कितने % आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो देखिए साथियों, अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कहा है कि राज्य सरकार की सभी जो सेवाएं, इसमें महिलाओं के लिए अभी 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए भी 5 नवंबर को क्या है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की एक बैठक हुई थी। और इस बैठक में साथियों मंत्रिपरिषद ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की सभी सेवाओं की भर्तियों में महिलाओं के लिए ये जो आरक्षण है ये 35% कर दिया है। हालांकि साथियों ये जो आरक्षण है ये पहले भी लागू था, लेकिन पहले ये 33% दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 35%। तो आप लोग याद रखेंगे। बात करते साथियों हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको बता चुका हूँ, जो कि मोहन यादव। राज्यपाल यहाँ के कौन है, तो मंगू भाई सी पटेल। लोकसभा की सीटें पूछी आप लोगों से, तो यहाँ पर 29 है, जबकि राज्यसभा की सीट यहाँ पर कितनी है, तो 11। अब मैं साथियों आपको मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़ाया है। जैसे कि साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सौर परियोजना है ये कहां पर शुरू हुई थी, तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर के अंदर। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये मध्य प्रदेश ही बना था। शहरी क्षेत्र के भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला पहला राज्य ये कौन सा बना था, तो मध्य प्रदेश। और अभी बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक जो गौशाला है, इसका उद्घाटन कहां पर किया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। अब आज के साथ हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी सभा का भी जो 7वां सत्र है ये कहां पर शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ है तो नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों अंतरराष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके भी सभा का जो 7वां सत्र का उद्घाटन है, यह भी नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है यहीं पर किया गया है। और इस सभा का साथ जो अध्यक्ष है ये भारत को चुना गया है, जबकि इसका जो सह अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया है, तो फ्रांस को। और 120 सदस्यों और हस्ताक्षर कर देशों के प्रतिनिधि क्या है किसमें शामिल हुए। और इस बैठक में साथ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके पैरों और विचार विमर्श
पर चर्चा की गई है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, ये एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में और कहाँ पर, तो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। इसकी जो स्थापना है ये 2015 के अंदर भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें 120 से अधिक सदस्य देश है। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को अक्टूबर महीने के अंदर ही पढ़ाया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका भी 101वां जो सदस्य देश है नया, ये कौन सा बना था, तो नेपाल याद रखिएगा। जबकि 100वां इसका कौन सा बना था, तो 100वां बना साथियों पराग्वे देश। अब अगला भी क्वेश्चन साथियों इसी से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके जो नए महानिदेशक है ये कौन बनने वाले हैं। तो ये बनेंगे साथियों आशीष खन्ना साहब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल विश्व बैंक के जो ऊर्जा विशेषज्ञ हैं जिनका नाम आशीष खन्ना, इनको इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसके अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और ये साथियों 2025 से क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का कार्यभार संभालेंगे। जबकि साथियों ये स्थान किसका लेंगे, तो डॉक्टर अजय माथुर का। अब साथियों इसी से रिलेटेड आप लोग 2 अपॉइंटमेंट और याद रखिएगा जो कि मैंने साथियों आपको हाल ही में पढ़ा है, नवंबर महीने के अंदर ही। मैंने अभी आपको राजेश कुमार सिंह का नाम पढ़ाया था, ये भी नए रक्षा सचिव बने थे। और दूसरा प्रवीण राय का नाम, इनको भी एमसीएक्स के नए सीईओ और एमडी के रूप में चुना गया है। अब आज का चौथा क्वेश्चन देखिए जो कि आपका फेस्टिवल से संबंधित है। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी छठ पूजा का जो त्योहार है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जा रहा है। तो ये अभी मनाया जा सकता है बिहार के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और साथियों बिहार के अंदर सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। देखिए अभी साथियों छठ पूजा का जो त्योहार है ये मुख्य रूप से बिहार राज्य में मनाया जा रहा है। हालांकि साथियों बिहार के अलावा अगर इस त्योहार को देखोगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर भी मनाया जाता है। ये जो त्योहार है ये 4 दिन तक आयोजित किया जाएगा और 8 नवंबर को इसका समापन होगा। और इस त्योहार में साथियों होता क्या है, तो इस त्योहार के अंदर सूर्य की उपासना की जाती है। अब एक मैं साथियों को छठ पूजा के 4 दिनों के बारे में बता देता हूँ कि 4 दिनों में क्या क्या किया जाता है। तो पहले दिन साथियों भक्त क्या है कि पवित्र जल से स्नान करते हैं और उपासना करते हैं। दूसरे दिन में प्रसाद यानी कि भोजन को तैयार करते हैं। तीसरे दिन श्रद्धालु क्या है कि पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और चौथे दिन में उगते सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपना उपवास तोड़ते हैं। अब आज के साथियों हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश जो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है ये किस वर्ष में लागू किया गया था, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। तो ये जो साथियों अधिनियम है ये 2004 के अंदर लागू किया गया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी वैध करार दिया है। दरअसल साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम है 2004 इसको असंवैधानिक बताया था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए इस एक्ट को वैध करार दिया है। और अब उत्तर प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे और यहाँ पर 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले जो 17 लाख स्टूडेंट है ये सरकारी स्कूल भी नहीं भेजे जाएंगे। अब बात करते साथ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम के बारे में। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया था और इस कानून को राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। और इस कानून के तहत जो मदरसे हैं इनको न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड की मान्यता भी मिल जाती थी। बात करते साथियों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मुख्यमंत्री जी आप सभी जानते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ जी, और राज्यपाल कौन है आगे, तो आनंदीबेन पटेल। अब आज का 6वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों को जो 6वां क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी संजय कुमार वर्मा है ये किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने। ये बने हुए साथियों महाराष्ट्र राज्य के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत का जो चुनाव आयोग है इसने भी संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया है। और इन्होंने साथ ही पुलिस महानिदेशक के रूप में किसका स्थान लिया है, तो रश्मि शुक्ला का।
और ये जरूर याद रखिएगा साथियों, कुछ जो रश्मि शुक्ला है, ये महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बात करें तो साथियों आप लोग दो क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया अक्टूबर महीने के अंदर ही। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी बिहार का जो नए महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक कौन बने थे, तो श्री आलोक रंजन। और जम्मू कश्मीर के भी मैंने अभी आपको नए पुलिस महानिदेशक बताए थे, जो कि कौन बने थे, तो नलिनी प्रभात। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन के बढ़ने से पहले पहले हम लोग महाराष्ट्र के बारे में कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। तो पहले साथियों हम लोग मैप में महाराष्ट्र को देखिए। ये रहा आपका मैप में महाराष्ट्र, जो कि बाद में 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहली जो अपनी जो सीमा है ये गुजरात के साथ बनाता है। दूसरी अपनी ये सीमा साझा करता है गोवा राज्य के साथ। तीसरी ये जो सीमा है ये बनाता है कर्नाटक राज्य के साथ। चौथी इसकी सीमा लगती है तेलंगाना राज्य के साथ। पांचवी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ। और छठवीं इसकी जो सीमा है ये लगती है मध्य प्रदेश राज्य के साथ। महाराष्ट्र का जो गठन है ये 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मैंने आपको कई बार बताई है, जो कि मुंबई। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो एकनाथ शिंदे। राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। लोकसभा की सीटें पूछी आप लोगों से, तो यहाँ पर 48 आपको लोकसभा की सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 19 और विधानसभा की सीट कितनी है, तो 288। जबकि साथ ही यहाँ पर विधान परिषद भी है, और विधान परिषद की सीट कितनी है, तो 78। और जिलों की संख्या यहाँ पर 36 है। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथ ही 4 फेमस नेशनल पार्क है। और ये चारों के चारों जो नेशनल पार्क है ये आप लोग रिदम में याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे, तो संजय गांधी गूगाबन, नवेगांव और टडोवा। 2-3 बार बोलिए, संजय गांधी गूगाबन, नवेगांव और टडोवा। यहाँ पर 4 नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात करें तो सबसे ज्यादा साथ जो फेमस लोक नृत्य है ये लावड़ी, और ये कई बार पूछा गया है। दूसरा आप याद रखेंगे धनगिरी गाजा लोक नृत्य। तीसरा यहाँ पर तमाशा और चौथा कोली नृत्य। अब हम लोग महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सारे के सारे साथियों महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न है। एक बार आप लोग इनको जल्दी से रिवीजन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि महाराष्ट्र ने अब 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता था। सुजाता जो सोनिक है ये भी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। अभी एफडीआई का सबसे बड़ा जो प्राप्तकर्ता राज्य है ये कौन सा बना था, तो महाराष्ट्र बना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया था, तो महाराष्ट्र के अंदर ही। जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो महाराष्ट्र ने ही। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि गाय को राजमाता भी घोषित किया था। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों जो 7वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो शारदा सिन्हा है इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये साथियों प्रसिद्ध लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, और इनका भी हाल ही में क्या है कि कैंसर के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनको साथियों बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। शारदा सिन्हा की बात करें तो विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान अपने गानों के लिए प्रसिद्ध थी। अब साथियों हम लोग शारदा सिन्हा को दिए गए सम्मान के बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए साथियों इनको बाद के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री, इससे कब सम्मानित किया गया था, तो 1991 के अंदर। जबकि इनको बाद का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 के अंदर। अब एक बार साथियों हाल ही में चर्चित व्यक्तियों को और देखे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिसमें साथियों जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये क्वेश्चन अभी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये रुक्मणी देवी अरुंडल की शिष्य है यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका संबंध भरतनाट्यम से है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अली अकबर खान के शिष्य की बात करें राजीव तारानाथ की, तो ये एक प्रसिद्ध श्रोत वादक थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका भी निधन हो गया है। गांधीवादी जो सोमनाथ रनआटे हैं इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2011 के अंदर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नटवर सिंह की बात करें तो ये विदेश मंत्री थे। मधुबनी पेंटिंग की मैंने आपको प्रख्यात कलाकार पढ़ाई थी गोदावरी दत्त, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया था। इनको 2019 के अंदर
भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसका नाम पद्मश्री। और रामनारायण अग्रवाल का नाम ये अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाने जाते थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथ आपको जो 8वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो कैंसर जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हाल से साथ जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना। लेकिन साथ ही बात में जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, 2014 में। और हर साल किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2024 के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम क्या है, तो देखभाल की कमी को दूर करें, हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का हक है। ये 2024 के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम है। लेकिन साथ ही इसी में यदि आप लोगों से पूछे कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 4 फरवरी को। अच्छा साथी, मैंने आपको अभी नवंबर महीने से एक ही दिवस पढ़ाया है जो कि 5 नवंबर को पढ़ाया था। और ये मैंने आपको पढ़ाया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। याद रखिएगा हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो अमेरिका देश है यहाँ के भी 47वें जो राष्ट्रपति है इसके रूप में किसे चुना गया है। तो ये साथी दूसरी बार चुने जा चुके हैं। नाम है जिनका डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने साथी भारी बहुमत से कहा कि जीत हासिल की है। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव है इसमें रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा है ये 270 चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 277 सीटें हासिल की हैं। और वहीं साथ जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, इनको 226 सीटें मिली हैं। अब बात करते साथ हम लोग अमेरिका के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में देखिए, ये आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है अमेरिका। नीचे की साइड आप लोग देखोगे मैंने जितना भी हाईलाइट पार्ट कर रखा है ये साथियों अमेरिका। और इसका ये ऊपर अलास्का वाला पार्ट है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा की चलती है तो डॉलर। और अब यहाँ के 47वें राष्ट्रपति कौन बन गए, तो ये बन चुके साथियों डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें साथ आप लोग 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखेंगे 4 वर्ष का। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आपका पुस्तक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसका भी हाल ही में विमोचन किया गया है। तो ये साथ श्री राम चूलिया के द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका भी हाल ही में क्या है कि विमोचन किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस पुस्तक में साथियों बताया क्या गया, तो इस पुस्तक में ये बताया गया कि कैसे भारत अपने आप को वैश्विक मंच पर विश्व मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और श्री राम चूलिया की अन्य पुस्तक को और देखें तो एक पुस्तक साथियों उनके द्वारा अभी और लॉन्च की गई थी जिसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इस पुस्तक का भी अभी इनके द्वारा हाल ही में विमोचन किया गया था और ये इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक है। अभी साथियों पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। तो पिछले 3 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी साथियों पुस्तक से संबंधित प्रश्न पढ़ाए मैं आपको सारे के सारे रिवीजन करा देता हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखे थे, तो पीयूष पांडे के द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी पुस्तक है, तो सैम पित्रोदा की। टेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ये संजीव कुमार की पुस्तक है। अभी हिंदी कहावत कोश पुस्तक के बारे में पढ़ाया था जो कि शरद अग्रवाल के द्वारा लिखे थे। द 4 अटेम्प्ट ऑन नरेंद्र मोदी लाइव पुस्तक, ये किसको द्वारा लिखे थे, तो विनय कुमार सिंह के द्वारा। और मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक भी पढ़ाई थी मैंने, ये अरुंधति रॉय के द्वारा पुस्तक लिखे थे और 2025 के अंदर ये लॉन्च की जाएगी। ये आज के साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी जो एक्सिस फाइनेंस है इसने भी किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।